हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। मैंने महसूस किया है कि हमारे आर्ट्स के ज़्यादातर साथियों को विज्ञान जो है कोई ख़ास पसंद नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना सामान्य विज्ञान को कुछ सामान्य तरीके से पढ़ा जाए, ताकि आर्ट्स एवं कॉमर्स के चाहने वाले दोस्तों को भी इसमें थोड़ी सी रुचि हो। क्योंकि जब हम विज्ञान को विज्ञान के तरीके से पढ़ना चालू करते हैं तो शायद उन्हें उकताहट या फिर बोरियत महसूस होती है। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि अपने डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस से, सामान्य विज्ञान से जहाँ जहाँ पर हमारा एनकाउंटर होता है उनके बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे और प्रमुख रूप से उन बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं जब सुबह होती है, हमारी नींद खुलती है। तो भाई सुबह क्यों होती है? सुबह होती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। तो पृथ्वी जो है दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रोटेशन। जब पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूमती है तब उसे हम कहते हैं रोटेशन या फिर घूर्णन गति। इसके कारण जो होते हैं दिन रात होते हैं। और एक जो है पृथ्वी की वो गति होती है कि घूर्णन गति करते हुए वो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो एक होती है परिक्रमण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। इसके कारण जो है साल, मौसम आदि बदलते हैं। इसी के कारण जो है साल होता है, 1 साल 2 साल। तो एक परिक्रमा जब वो सूर्य की पूरी करता है तब उसे हम कहते हैं कि 1 साल कंप्लीट हो गया। तो ये दो प्रकार की गति हमें देखने को मिलती है। अच्छा, जैसे ही हमारी नींद खुलती है, आजकल सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी नज़र जाती है मोबाइल पर, मोबाइल फ़ोन पर, आपकी स्क्रीन पर। तो मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें तो जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो मोबाइल फ़ोन के पहले हमारे पास क्या हुआ करते थे? टेलीफोन। टेलीफोन हुआ करते थे। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। और मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया है? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मोटोरोला कंपनी में काम करने वाले मार्टिन कूपर ने किया था। अब अपने आसपास जब हम नज़र दौड़ाते हैं हमारे रूम के आसपास, तो जो चीज़ सामान्य रूप से हमें देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि आजकल एक एलईडी बल्ब होता है। एलईडी बल्ब होता है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब के पहले जो बल्ब हुआ करते थे, रेड या ऑरेंज कलर वाला, जो पीला पीला टाइप का लाइट देते थे, उसके पहले जो बल्ब हुआ करते थे उनमें जो फिलामेंट हुआ करता था, फिलामेंट मतलब ये जो हुआ करता था फिलामेंट, ये किसका बना होता था? ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। तो ये बना होता था टंगस्टन का। फिर हमारे रूम में आसपास और क्या देखते हैं? अगर आपने रात पंखा चलाकर सोया हुआ है तो उठने के बाद पंखा बंद करते हैं। तो फैन की अगर हम बात करें, पंखे की, तो पंखे में क्या हो रहा होता है? पंखे में जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होते रहती है।
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है पंखे में। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में जो है विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होती है। फिर सुबह उठते हैं तो जो चीज़ों को हम देख पाते हैं आँख खोलने के बाद, वो देख पाना संभव क्यों होता है? प्रकाश के कारण। अच्छा, प्रकाश भी जो है हम जानते हैं, प्रकाश चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं या आपने भी पढ़ा होगा 9वीं 10वीं में। प्रकाश जो है एक कलर से मिलकर नहीं बना हुआ है, पूरे 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, जिसको हिंदी में बैजानी हपीनाला बोलते हैं या इंग्लिश में विबग्योर बोलते हैं। तो वो 7 रंग जब सफ़ेद प्रकाश से अलग कर दिए जाएँ तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष में देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये जो प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं अपनी आँखों से, तो हमारी जो आँखें हैं, आँख या फिर नेत्र है, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली जो तेज प्रकाश को देखती हैं और उनके कारण जो रंग हैं, अलग अलग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के कारण जो रंग होते हैं, उन रंगों को पहचानती है। तो जो रंगों की पहचान करती है, रंगों की पहचान जो करती है वो होती है शंकु कोशिकाओं के कारण। शंकु कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हमारे नेत्र में पाई जाती हैं। शंकु कोशिकाएं, इन्हीं को हम बोलते हैं कोन सेल्स। कई बार क्या होता है कि लाइट जब कम रहे तो हम ऐसा रंगों को नहीं पहचान पाते, लेकिन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पहचान पाते हैं। यानी कम रोशनी में जो सेल्स काम करती हैं वो कहलाती हैं शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं, इन्हीं को हम बोलते हैं रॉड सेल्स। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं आँखों में। जब प्रकाश अधिक हो, तेज हो और रंगों को पहचान हम कर पाते हैं, तो वो कौन कोशिकाओं के कारण हो पाती है? शंकु कोशिकाओं के कारण। कम रोशनी में जो हम देख पाते हैं वो होती है शलाका कोशिकाओं के कारण। अच्छा, जब चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारा आँख जो है एक लेंस, उत्तल लेंस है, कैमरे की भांति काम करता है। तो आँख में या नेत्र में जो परछाई बनती है या जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना में। रेटिना में बनता है। ये इमेज जो होता है वो होता है वास्तविक यानी कि रियल, और वास्तविक या फिर रियल इमेज हमेशा होते हैं उल्टा। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं? सामान्य रूप से कई लोग की आदत होती है कि बिना ब्रश किए चाय पीते हैं, उनको बेड में ही टी चाहिए रहता है, या फिर कॉफ़ी का भी चलन हो चला है। तो लोगों से ये कहते हैं, हम सुनते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने के बाद जो है हम थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करते हैं। वो इसलिए होता है कि चाय या फिर कॉफ़ी में होता है कैफीन। चाय या फिर कॉफ़ी में हुआ करता है कैफीन। कैफीन एक रसायन है। ये रसायन जो है उत्तेजित करता है, मस्तिष्क को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण हमें ताजगी का एहसास होता है। तो एक प्रकार से ये धीमा नशा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो रासायनिक पदार्थ है चाय या कॉफ़ी में पाया जाता है? वो है कैफीन। उसके बाद हम उठते हैं, सामान्य तौर पर ब्रश करने जाते हैं या तो फिर नहाने भी चले जाते हैं। अभी नहाने जाते हैं तो एक चीज़ जो कॉमन से यूज़ होता है वो है साबुन। तो साबुन क्या चीज़ है? साबुन जो होते हैं वो उच्च वसीय अम्ल या फिर फैटी एसिड जो कि तेल आदि में पाए जाते हैं या चर्बियों में पाए जाते हैं, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या फिर पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम लवण है। तो घर में भी अगर आपने जैसे नीम का साबुन बनाते गांव में देखा होगा, तो क्या करते हैं, नीम का तेल लेते हैं, इसमें कास्टिक सोडा डालते हैं,
कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है NaOH। कास्टिक सोडा, इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम है वो वसी अम्ल के साथ, जो कि नीम का तेल या फिर जो भी और कोई चीज़ का तेल हो उसके साथ उसका लवण बनाता है, जिसे हम कहते हैं साबुन। तो जब सोडे की बात आ गई है तो एक होता है धावन सोडा, या जिसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और एक होता है खाने का सोडा, या जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखेंगे। धावन सोडा होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा होता है NaOH। तो बेकिंग सोडा जो है एंटासिड के रूप में भी काम करता है। अगर एसिडिटी हो रही हो तो इसको लेते हैं बेकिंग सोडा को, फिर बेकिंग के लिए और आपके भजिया वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसकी बात हो गई। अब नहाने के बाद सामान्य रूप से हम, अच्छा, नहाने के समय कई लोग शेविंग का यूज़ करते हैं, शेविंग करते हैं। तो शेविंग का जो ब्लेड होता है, शेविंग का जो ब्लेड होता है, इसकी खोज की थी जिलेट ने। इसके आविष्कारक हैं जिलेट। तो आपने देखा होगा जिलेट के जो है शेविंग किट भी आते हैं, जिलेट के ब्लेड भी आते हैं। तो इसकी खोज की थी जिलेट ने। आईने का उपयोग करते हैं इसके समय। तो आईने में हमारा जो इमेज बनता है, दर्पण में, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, मिरर में, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। तो जब भी प्रतिबिंब सीधा होता है वो अमूमन जो है आभासी होता है। तो ये भी याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। फिर नहा लिए, शेविंग कर लिए, वापस आए। कई लोगों को क्या रहता है कि नहाने के पहले पहले जो है वो दौड़ने के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं, या फिर रनिंग के लिए जाते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा पल्स रेट रहता है, नॉर्मल जो हमारा हृदय धड़कन की दर होती है, जिसे हम बोलते हैं पल्स रेट, वो क्या होता है? 72 प्रति मिनट। इसको किससे मापते हैं? तो डॉक्टरों ने देखा होगा, आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग जो हैं कान पे ऐसा लगा के आपके दिल पे रख के ऐसा धक धक सुनते हैं, ठीक है? उसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसका जो मापन होता है, या इसको जो सुनते हैं, वो होता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। डॉक्टर लोग अपने गले में पकड़े रहते हैं, आपने देखा होगा, ये जो इस प्रकार का होता है, ये होता है स्टेथोस्कोप। आजकल पल्स मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर भी आ गया है। अब कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। अच्छा, इस समय जो नॉर्मल बीपी होता है, सामान्य रूप से जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी जो होता है सामान्य रूप से, वो होता है 120/80 mmHg जो है पारा। तो ये सामान्य हृदय दर होती है। और बीपी को किससे मापते हैं? तो बीपी को मापने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, वो डॉक्टर जो होते हैं बक्सा जैसा खोलते हैं, फिर हाथ में यहाँ पे पट्टी बांधते हैं, उसे हम बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर, ये जो है आपका बीपी मापने का मशीन है।
फिर जब बीपी की बात चल ही रही होगी तो जो पल्स रेट होते हैं या फिर आपके जो हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए जो है आपको कई बार ईसीजी भी करते हैं, ईसीजी। तो ईसीजी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो ग्राफ बनता है, ऐसा जो ग्राफ बनता है, इसे हम बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाती है। फिर जैसे जैसे हम लोग दौड़ने भागने लगते हैं, अपना जो है पल्स रेट भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ता है, ठीक है। कभी कभी जब इंटेंस वर्कआउट कर देते हैं, वर्कआउट बहुत ज़्यादा जब कर देते हैं, तब मांसपेशियों में स्टिफनेस होने लगती है या थकावट होने लगती है, दर्द देने लगता है। वो क्यों होता है, किसके बनने के कारण होता है, कई बार प्रश्न पूछता है। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनने के कारण, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनने के कारण ये थकावट होती है। प्रश्न पूछता है कि कौन से पदार्थ, कौन से रसायन के बनने के कारण जो है मांसपेशियों में थकावट होती है। तो मांसपेशियों में ये जो थकावट होती है इंटेंस वर्कआउट के बाद, ये होती है लैक्टिक एसिड के बनने के कारण, लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, इसके कारण जो है थकावट होती है। अच्छा, अब अगर आप धूप में वर्कआउट कर रहे हैं या धूप में नॉर्मल तरीके से जा भी रहे हैं, ज़्यादा देर तक हम अगर धूप में रहें, तो धूप में रहने के बाद क्या होती है, त्वचा जो है काली पड़ने लगती है, ठीक है। तो त्वचा में ये जो कालापन आ जाता है ज़्यादा देर तक धूप में रहने के कारण, वो किस कारण से होता है, वो एक पिगमेंट के कारण होता है जिसे हम कहते हैं मिलेनिन। तो ये जो मिलेनिन पिगमेंट है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये जो मिलेनिन पिगमेंट है, ये एक प्रकार का पिगमेंट है, यानी रंग कण है। इसी के कारण जो है आपकी त्वचा, बाल, आंख का रंग जो है अलग अलग होता है। ये रंग निर्धारित करता है मिलेनिन जो है। अब मिलेनिन जिसमें ज़्यादा मात्रा में है, उसका त्वचा जो है ज़्यादा, उसकी जो त्वचा है या बाल का रंग है वो ज़्यादा गहरा होगा। जिसमें कम मात्रा में है वो जो है हल्का होगा, जिसे हम फिर गोरा, गेहुआ, काला, जिन भी नामों से जाने। तो ये मिलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। तो धूप में जब हम ज़्यादा देर तक रहते हैं तो मिलेनिन पिगमेंट जो है सूर्य के ताप से बचने के लिए, हमको बचाने के लिए, उसको अवशोषित करने के लिए हमारी त्वचा की सतह पर आ जाता है, काला दिखने लगता है। फिर बाद में जब हम धूप से बाहर आ जाएं तो थोड़े समय बाद जो है वो वापस से स्किन की ऊपरी सतह से हट जाता है, तो हमारा रंग जो है वापस से आ जाता है। तो ये होता है मिलेनिन पिगमेंट के कारण, ठीक है। ये मिलेनिन याद रखेंगे, मिलेनिन पिगमेंट जो है। तो सूर्य की बात हुई। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य जो चमक रहा है, सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो सूर्य में ऊर्जा जो है हो रही है जिस प्रोसेस के कारण, उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, सूर्य में कौन से प्रोसेस के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन का मतलब छोटे छोटे नाभिक जो है आपस में मिलते हैं, बड़ा नाभिक बनाते हैं। इसका ठीक उल्टा जो है नाभिकीय विखंडन होता है, जो परमाणु रिएक्टरों में या फिर परमाणु बम में यूज होता है। तो बात आ ही गई है, तो परमाणु बम जो होते हैं, परमाणु रिएक्टर या फिर बम में नाभिकीय विखंडन होता है, यानी एक बड़ा नाभिक जो है छोटे नाभिकों में टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है बहुत अधिक मात्रा में। तो ये फिर नहाने के समय हम लोग, अब कई लोग जो है वॉशिंग मशीन का भी यूज़ करते हैं। तो वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में जो पानी अलग होता है आपके कपड़ों से, वो क्यों होता है,
तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों से पानी निकालने का जो प्रोसेस होता है, निचोड़ने का प्रोसेस जो होता है, वो होता है, घूमता है, उसमें जो रोटेटर लगा होता है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, उसके कारण पानी की बूंदें जो है बाहर की तरफ छिड़कती है। क्यों, किस कारण से? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, या जिसे हम बोलते हैं केंद्रापसारी बल। दो प्रकार के बल होते हैं सामान्य रूप से। जब वृत्तीय गति होती है, जब सर्कुलर मोशन होता है, घूमने वाली गति जब भी कोई होती है, तो दो तरीके से बल जो है लगते हैं। एक जो बल है वो बाहर की तरफ लगता है और एक जो बल है वो अंदर की तरफ लगता है। तो बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं और अंदर की तरफ जो लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, केंद्राभिसारी, केंद्रापसारी। तो जैसे एक रस्सी से कोई चीज को बांध कर हम घुमाएं तो वो जो है सर्कुलर घूमने लगता है जब तक कि रस्सी हो। तो रस्सी में एक्चुअल में लग रहा होता है केंद्राभिसारी बल, जिसके कारण वो जो है एक ही पथ पर घूमने के लिए रोक के रखती है। लेकिन वो जो वस्तु बंधी होती है, मान के चलिए कि एक रस्सी से एक वस्तु बंधी हुई है और इसको हम लोग घुमा रहे हैं, तो रस्सी पर क्या लगता है? केंद्राभिसारी बल, जो उसको बाहर फेंकाने से रोक के रखी हुई है। लेकिन इस वस्तु पर लग रहा होता है केंद्रापसारी बल, वो जो है बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, बाहर भागने की। अगर ये रस्सी को काट दिया जाए तो ये जो है तुरंत से बाहर भाग जाएगा। अगर इस जगह पर पहुंचा हुआ है रस्सी घूमते हुए और रस्सी को काट दिया जाए तो ये जो चीज़ बंधी हुई है वो इस दिशा में फेंका जाएगी बाहर। तो बाहर की ओर जो बल लग रहा होता है वो लगता है केंद्रापसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो पानी जब घूमता है, यानी कपड़ा जब घूमता है, कपड़े में जो पानी रहते हैं वो बाहर की तरफ फेंकाते हैं। उनको रोकने वाली कोई रस्सी, उनको रोकने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, तो वो बाहर की तरफ फेंकाते जाते हैं और इस तरीके से कपड़ों से पानी निकल जाता है। चलिए, नहाने वहाने से निपटने के बाद अपन ब्रेकफास्ट में आते हैं। ब्रेकफास्ट या खाना जो भी आप खाते हैं, तो एक सामान्य प्रश्न कि जो नमक होता है, साधारण जो नमक होता है, साधारण नमक, उसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये उसका फार्मूला है भाई, याद रखेंगे, ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए। घी या वनस्पति घी का यूज़ करते हैं, जैसे कई लोग वनस्पति घी। तो वनस्पति घी के निर्माण का जो प्रोसेस होता है, या वनस्पति घी जो बनता है, वो वनस्पति तेल। अब देखिए, घी जो होता है वो ठोस होता है अपेक्षाकृत, और वनस्पति तेल जो होता है वो द्रव होता है। तो वनस्पति तेल को ठोस करने के लिए हाइड्रोजन से क्रिया की जाती है, उस क्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति घी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन पूछता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, कौन सी प्रक्रिया मतलब काम में लाई जाती है, तो वो है हाइड्रोजनीकरण। नाश्ता बनाने के लिए अब लकड़ियों का प्रयोग जो है बहुत कम हो चला है। अब जो है सामान्य रूप से हम गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं। गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं हम लोग। तो गैस सिलेंडर में जो गैस होता है उसे हम बोलते हैं LPG। LPG का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यह है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है LPG का फुल फॉर्म होता है। कौन सी गैसें होती हैं इसमें? तो सामान्य रूप से इसमें जो होता है वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है हाइड्रोकार्बन है। ये जो है लगभग 70% तक ब्यूटेन होता है, और इसमें प्रोपेन होता है।
30% तक। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, प्रोपेन का होता है C3H8। ये उनके फॉर्मूले हैं। तो ये होते हैं सामान्य रूप से एलपीजी गैस में। और एलपीजी गैस में जब एलपीजी गैस लीक होता है तो हमको जो बदबू आती है वो ब्यूटेन या प्रोपेन गैस के कारण नहीं होती है। उनमें जो है एक गैस मिला होता है जिसे हम जानते हैं मरकेप्टेन के नाम से, एथाइल मरकेप्टेन। तो इसमें जो बदबूदार या रिसाव का पता लगाने के लिए, ब्यूटेन प्रोपेन का ऐसा, ब्यूटेन प्रोपेन में जो है ऐसी कोई गंध नहीं होती जिसके कारण पता लगा जा सके कि वो जो है रिस रही है। तो इसके रिसाव का पता लगाने के लिए जो गैस इसमें मिलाई जाती है, उसे हम कहते हैं एथाइल मरकेप्टेन। सामान्य रूप से आप जानिए मरकेप्टेन, एथाइल मरकेप्टेन या मरकेप्टेन जो है गैस इसमें मिलाई जाती है। इसके कारण हमको बदबू का पता लग पाता है। तो अब देखिए, अब सिर्फ एलपीजी गैस की बात नहीं हो रही है। एलपीजी गैस के साथ साथ जो है आजकल इंडक्शन का भी यूज़ होता है। तो इंडक्शन में आप देखेंगे कि इंडक्शन जब चलते रहता है तो इंडक्शन का जो सतह होता है वो गर्म नहीं होता। भाई अगर कोई भी चीज़ नीचे गर्म हो रही है और उसके ऊपर इंडक्शन अगर नीचे रखा हुआ है और उसके ऊपर बर्तन रखी हुई है, तो यहाँ से कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो ये जो परत है ये भी गर्म होनी चाहिए, पर वो गर्म नहीं होती। सीधा जो है ये मेटल गर्म होता है, ये पानी वानी जो भी रखा होता है वो गर्म होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इंडक्शन में, जो टेक्नोलॉजी होती है इंडक्शन में, इंडक्शन में जो प्रौद्योगिकी यूज़ होती है, इंडक्शन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है या प्रौद्योगिकी जो यूज़ होती है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है किसमें, इंडक्शन में। तो जब एलपीजी की बात चली है, गैस की बात चली है, तो सीएनजी एलएनजी की भी बात कर लेते हैं। सीएनजी एलएनजी के जो हैं गाड़ी वगैरह भी चलती हैं, उसमें भी सिलेंडर यूज़ होता है, पर वो एलपीजी ना होकर सीएनजी होता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म भी जान लें, एलपीजी सीएनजी ये सब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो सीएनजी जो होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड यानी कि ठसाठस भरा हुआ, संकुचित किया हुआ। तो सीएनजी हम देख रहे हैं, सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संघनित प्राकृतिक गैस। इसको ऐसे ही याद रखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होता है सीएनजी। और इसमें सामान्य रूप से होता है मीथेन, CH4 इसका फार्मूला है। मीथेन होता है सामान्य रूप से। इसी प्रकार से आपके एलएनजी में भी होता है मुख्य रूप से मीथेन ही। एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी द्रवीभूत, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें भी जो है मीथेन ही होता है, प्रमुख जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन ही होता है। चलिए, नाश्ता मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिले, पेट जो है काफ़ी टाइम तक अगर खाली रहे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, जलन होती है। तो ये जो एसिड बनता है पेट में जो बनने वाला एसिड है आमाशय में,
आमाशय में बनने वाला एसिड कौन सा है? बनने वाला जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो ये पेट में बनने वाले अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है एसिडिटी होती है। अब इससे बचने के लिए अब तो जो है इनो वगैरह आ गए हैं, परंतु जब नहीं थे या तो प्रारंभिक रूप से या फिर अभी भी जो है ये सफ़ेद कलर का या फिर कलर मिला हुआ हम लोग एंटासिड लिक्विड पीते हैं। और उस एंटासिड लिक्विड में होता है यानी प्रति अम्ल जो द्रव होता है, प्रति अम्ल, इसको हम लोग बोल रहे हैं एंटासिड, एसिडिटी को भगाने के लिए। तो जो प्रयोग होता था उसे हम बोलते थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये हुआ करता था मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटासिड्स में मिला होता था, या मतलब प्योर रूप से भी इसको यूज़ कर लेते थे, सफ़ेद कलर का ही होता है। अब जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हुई है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो सगे हैं, एक ही फैमिली से आते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी बात हम कर लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे हम कहते हैं चूने का पानी, चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। यानी चूने को पानी में डालने के बाद जो चूने का पानी बनता है सफ़ेद रंग का, उसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी। तो नॉर्मल जो चूना होता है, नॉर्मल जो चूना होता है वो क्या होता है? नॉर्मल जो चूना या चूने का पत्थर है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, जब पानी की बात चल रही है तो हम क्या देखते हैं कि पानी जो है कई बार, कई जगह के पानी में जो है झाग ढंग से नहीं आता। तो जिस पानी में साबुन का झाग ढंग से नहीं देता उसे हम कहते हैं कठोर जल, कठोर जल। और जिसमें ढंग से देता है उसे हम बोलते हैं मृदु जल, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो जल की जो कठोरता होती है, जल की कठोरता वो दो प्रकार की होती है। एक अस्थाई, टेम्पररी। तो पानी को अगर उबाल दो तो वो दूर चली जाती है। तो जल की ये जो अस्थाई कठोरता होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण। कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जब जल में घुले हुए हों तो उनके कारण जो है पानी ढंग से झाग नहीं देता साबुन के साथ, उसे हम बोलते हैं जल जो है कठोर है। जल की कठोरता, उबाल दो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट हैं वो नीचे बैठ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद अवक्षेप के रूप में। तो कई बार देखिएगा पानी जब उबालते हैं तो नीचे जो है सफ़ेदी जम जाती है, ठीक है, तो वो उबालने से दूर हो जाती है। और दूसरी जो होती है स्थायी कठोरता होती है, ये उबालने से दूर नहीं होती। और ये स्थायी कठोरता जो होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स के कारण। तो ये भी अपने को याद रखना चाहिए। चलिए, कई लोग को जो है नाश्ते में भीगे हुए चने आदि खाने की आदत होती है। भीगे हुए चने हो गए, मूंग हो गए, या और भी दूसरे प्रकार के जो भी बीज हैं। तो चने को अगर आप रात को भिगो कर रख दो तो सुबह क्या देखते हैं कि चना जो है फूल जाता है। तो भीगे चने में जो, भीगे चने का जो फूलना होता है, का फूलना
ये क्रिया होती है परासरण के कारण, अंतः परासरण के कारण, अंतः परासरण के कारण। ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। तो चने की जो कोशिकाएं होती हैं, हर कोशिका जो है, जैसा हम विज्ञान से जानते हैं कि मेम्ब्रेन से घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किसी झिल्ली से होकर मतलब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, उससे होकर द्रव का या फिर विलायक का अधिक सांद्रता से, विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जाना कहलाता है अंतःपरासरण। तो जो चने का जो बीज होता है, उसके अंदर जो जल होता है, विलायक जल, तो जल जो होता है उसकी सांद्रता यहाँ पर कम होती है, जल की सांद्रता यहाँ कम होती है। बाहर चूंकि पानी है तो वहां पर जल की सांद्रता अधिक है, जल की सांद्रता अधिक है बाहर पानी में। तो जल जो है अपनी अधिक सांद्रता से, विलायक जो है अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में जब गति करता है तो उसे हम कहते हैं अंतःपरासरण। अभी जब हम अचार बनाते हैं तो अचार को क्या करते हैं, नमक आदि डाल के पहले सुखाते हैं। तो अचार के आम का जो सिकुड़ना होता है, नमक के कारण, नमक डालने पर, तो पानी जो है अंदर अंदर चूंकि अब पानी भरा हुआ है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर नमक है, तो नमक में जो है जल की सांद्रता अधिक है, माफ करिए, नमक में जो है जल की सांद्रता कम है। जो कच्चा आम है उसके अंदर जल की सांद्रता अधिक है। अब उल्टा होता है, जल जो है अब आम के कटे हुए पीस से बाहर की तरफ, जिधर जल की सांद्रता कम है उधर आने लगता है, तो उसके कारण जो कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और आम सिकुड़ने लगता है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है बाह्य परासरण। तो ये क्रिया जब अंतः मतलब आपके जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी किसी झिल्ली के होने के कारण होती है, तब वो परासरण कहलाती है। अब अगर वो झिल्ली हटा दिया जाए तो उसके बाद जो परासरण हो उसको हम बोलते हैं विसरण। जैसे पानी है, पानी में अगर हम उजाला की बूंद डालते हैं, उजाला या फिर स्याही की बूंद डालते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे से फैलने लगता है सब तरफ, धीरे धीरे सब तरफ फैलने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए उजाला की अधिक सांद्रता है यहाँ पर, और बाहर जो पानी है वहाँ पे उसकी सांद्रता बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या होने लगता है, वो फैलने लगता है। लेकिन यहाँ पर कोई झिल्ली उपस्थित नहीं है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है विसरण। विसरण का उदाहरण द्रव में हम देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, जब पानी में उजाला का घुलना, ये विसरण की प्रक्रिया है। गैसों में भी ये देखने को मिलती है, अगर अगरबत्ती जल रही हो तो अगरबत्ती के धुआं का फैलना क्या फैलना, ये क्या है, ये विसरण है। तो ये चीजें याद रखेंगे। फिर दैनिक जीवन में कुछ खोजों को हम देख लें, जैसे अब ये सब तो हो गया आपके घर में जो भी नाश्ता वास्ता करना, फिर आपको कहीं जाना है तो आप जाने के लिए किसको यूज करते हैं, मोटरसाइकिल का, ऑटोमोबाइल का। तो ऑटोमोबाइल की जो खोज है, की खोज ये की थी कार्ल बेंज ने। कार्ल बेंज, बेंज जो है एक ब्रांड भी है मोटर का। तो कार्ल बेंज ने की थी ऑटोमोबाइल की खोज। अब अगर आप कार की यूज करते हैं, मोटर कार की, मोटर कार का अगर यूज करते हैं, तो इसका निर्माण जो है ये किया था हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने जो है, तो फोर्ड भी जो है एक कार ब्रांड है। फिर अगर आप कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं और वायुयान का उपयोग करते हैं,
जैसे अगर आप मान लो अंबानी हो और कहीं जाने के लिए अपने पर्सनल वायुयान का यूज़ करते हैं, तो इसकी खोज की थी राइट ब्रदर्स ने, राइट बंधु, राइट ब्रदर्स ने इसकी खोज की थी। अभी कहीं जाना नहीं है, घर में अगर खाली बैठे हैं तो आप देखते हैं टीवी, आजकल देखते हैं मोबाइल। तो टीवी की खोज जो है, टीवी की खोज की थी जे.एल. बेयर्ड ने, जे.एल. बेयर्ड ने इसकी खोज की थी। और टीवी नहीं देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे होते हैं मोबाइल। अच्छा, मोबाइल के खोजकर्ता के बारे में हम देख चुके हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है सबसे पहले उसकी खोज की थी हेनरी कूपर ने। अभी इससे रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे टीवी में रिमोट टेक्नोलॉजी होता है, रिमोट आप यूज़ करते हैं, तो रिमोट की जो प्रौद्योगिकी होती है, प्रौद्योगिकी यानी कि उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, रिमोट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो उसकी जो प्रौद्योगिकी होती है वो होती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड एक टाइप का प्रकाश है, एक हाई वेवलेंथ का। तो प्रकाश में जो गर्मी होती है, सामान्य प्रकाश में या धूप में जो गर्मी होती है वो इंफ्रारेड वेव्स के कारण होती है, इंफ्रारेड किरणों के कारण होती है, जिसको हम हिंदी में जानते हैं अवरक्त किरणों के नाम से, अवरक्त किरण। तो इंफ्रारेड वेव्स जो हैं इमिट करती हैं रिमोट जो होती हैं, और इस टेक्नोलॉजी पे चलती हैं। अच्छा, स्क्रीन की अगर हम बात करें, टीवी स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन की अगर हम बात करें, तो पहले आता था एलसीडी स्क्रीन। एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म जान लीजिए। ये होता है लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी के बारे में हम देख चुके हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आजकल जो है एमओएलईडी आ रहा है, एमओएलईडी स्क्रीन, आपके मोबाइल स्क्रीन या फिर टीवी स्क्रीन। तो ये जो है एमओएलईडी का जो फुल फॉर्म है वो है एक्टिव मैट्रिक्स, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। एक और वर्ड फ्लैट जो स्क्रीन होती है उससे संबंधित एक और शॉर्ट टर्म जो है हम लोग सुनने को मिलता है हम लोग को, टीएफटी। तो टीएफटी का जो फुल फॉर्म है वो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलसीडी लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, एमओएलईडी, एलईडी का तो एलईडी का वही है लाइट एमिटिंग डायोड, एमओ का है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, फिर एलईडी का हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, और टीएफटी जो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके टीवी में, कंप्यूटर स्क्रीन में या फिर मोबाइल में जो है यूज़ होती है, फ्लैट जो स्क्रीन होती है उस पर। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल के क्वेश्चंस देखे थे तो उसमें जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस में बहुत डीप पर जाकर नहीं पूछ रहा है, जो डे टू डे लाइफ में जो भी साइंस हम ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं से प्रश्न पूछ रहा है। तो यही सब चीज़ जो हमारे आसपास रोजाना हो रहे हैं या जो टेक्नोलॉजी यूज़ में है उनसे संबंधित प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने केवल कुछ एग्जाम्पल देखे, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही इसी तरीके से कुछ और टेक्नोलॉजीज़, कुछ और साइंस को जो है, कुछ और जनरल साइंस को, सामान्य विज्ञान को जो है आपको आपके सामने इस तरीके से लाया जाए। ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी हमने अभी दी, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में हेल्प भी करेगा। अगर ये आपको अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।